प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ये सबसे पहले ये पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, कौन नहीं करेंगे, क्या देखना होता है इस तरह के प्रश्नों के लिए। फिर हमने सिस्ट्रॉन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा। फिर हमने ईजेड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग आ रहे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर। एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कैलकुलेट करने के लिए। वो हम लोग अभी नहीं सीखेंगे, वो हम लोग ऑप्टिकल के अंदर सीखेंगे। क्योंकि जब आप ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की गिनती सिखाएंगे वहीं पे एक बार फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की गिनती भी लेंगे। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की गिनती के टाइम में वहां जो अच्छे सवाल बनेंगे ना, अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, वो तब बनेंगे जब आप ऑप्टिकल की भी गिनती आपको अच्छे से आती हो। तो उस टाइम करेंगे डिटेल में। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टॉपिक को अभी नहीं लेंगे, ऑप्टिकल के दौरान एक्स्ट्रा करके उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। आज खत्म हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लेकिन कम चांसेस है अगली क्लास में खत्म होगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग 4 प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे। हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है, नहीं होती, क्या होती, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है मेल्टिंग पॉइंट। और चौथी प्रॉपर्टी जो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पढ़ेंगे वो है स्टेबिलिटी। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेटा टॉपिक को शुरू करने से पहले ही हम आपको बता दें, ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये बड़े बदमाश टॉपिक है। बदमाश टॉपिक मतलब एक्चुअली काफी हद तक ये जो टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, डेटा बेस्ड टॉपिक्स हैं। हम लोग इसके कंसेप्ट्स बताते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में वो कंसेप्ट्स अप्लाई नहीं भी होते और डेटा के अकॉर्डिंग आंसर लेना पड़ता है। लेकिन जो अच्छी बात है इसमें, तब तो मन में बच्चों के ये आया, सर फिर तो ये बड़ा अच्छा नहीं है सर, ये तो फिर याद रखने वाला हो गया कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, आप मेरी बात समझिएगा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़े गंदे टॉपिक हैं। अब गंदे बोल दिए सर तो कुछ पढ़ने का बचा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। हायर लेवल पर काफ़ी फैक्चुअल है, हायर लेवल पर अच्छी बात सुनो, आप अपने आईआईटी लेवल पर, अपने नीट लेवल पर, अपने बोर्ड्स लेवल पर ये 99% कंसेप्चुअल है। मतलब ये टॉपिक भले कुछ इसमें याद रखने वाला होता हो, डेटा बेस्ड होता हो, फैक्चुअल होता हो, पर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका जो एरिया टच किया जाता है उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है जो 99% कंसेप्चुअल हैं, मतलब जहां समझा जा सकता है। तो पहले थोड़ा सा निराश हुए, फिर पूरी तरह से आसान्वित हो गए। लेकिन हाँ, मन के किसी कोने में रहना चाहिए कि पूरी तरह से लॉजिक से ये गवर्न नहीं हो सकता।
ठीक है, यहां तक बात। और बॉइलिंग पॉइंट और थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले एक चीज देखते हैं। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पहले एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चों, हम लोग ये डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को समझा देते हैं। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो आप सीख ही जाएंगे। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्होंने यह सीखा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगता है डेफिनेशन, पर सर समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इस डेफिनेशन से हमें लेना देना है ही नहीं। हम सीधी जबान में अगर बात करें तो हमें किस बात से लेना देना है वो सुने। जैसे किसी एक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है, ये रहा एक कंपाउंड, इसका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, सुनो जरा मन लगाकर। जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको पता करना है, जानकारी लेनी है, उसका मतलब क्या है। इस कंपाउंड के एक मोलेकल, इस कंपाउंड के एक मोलेकल और इसी कंपाउंड के दूसरे मोलेकल, इस कंपाउंड के एक मोलेकल और इसी कंपाउंड के दूसरे मोलेकल के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन काम कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन या फोर्स काम करेगा, इस वाले इंटरैक्शन को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ज्यादा होगा। फिर से बताइए सर एक बार, देखो बॉइलिंग पॉइंट को अगर सीधी जबान में समझनी है तो किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका यह मतलब हुआ कि जिसका ज्यादा है उसका एक मोलेकल उसी के दूसरे मोलेकल के साथ कितना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्स डेवलप कर रहा है। जितना ज्यादा एक मोलेकल और उसी कंपाउंड के दूसरे मोलेकल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं। समझेंगे जरा, ठीक है। हाँ, जैसे वाटर का आपने सुना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा है। अब देखो, ऑक्सीजन के नीचे उसके ग्रुप में सल्फर होता है ना। अब इसके लिए हम कह रहे हैं H2O और S से लगा हुआ H2S। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होता है। छोटी सी बात से समझिएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होता है। अब इसका आंसर क्या आता है बच्चे, जब वाटर का एक मोलेकल लेते हैं और वाटर का दूसरा मोलेकल लेते हैं, और वैसे ही जब H2S का एक मोलेकल लेते हैं और H2S का दूसरा मोलेकल लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, हाइड्रोजन है और यहां ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद किए होंगे, मैंने बताया था। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां डेल्टा माइनस आया और इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस आया। ऐसे ही ये ऑक्सीजन खींच रहा है तो यहां डेल्टा माइनस आया, इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस आया। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है। वाटर में O के जगह अगर सल्फर ले लिया जाए तो ये H2S हो जाता है। अब H2S में यहां अगर देखा जाए तो ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन ध्यान हो, हाइड्रोजन बॉन्ड में एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मेनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकता है मेनली। अब सल्फर तो उस लिस्ट में नहीं है। तो यहां H2S के एक मोलेकल और H2S के दूसरे मोलेकल के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्ड या जो भी एक फोर्स का इंटरेक्शन जो यहां था, एक बंधन जो यहां काम कर रहा था एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, यहां वो बंधन काम नहीं कर रहा। तो इस बंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बोलो। इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होता है। कुछ तो समझ में आया होगा कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। फिर से एक बार बताएं, जिस भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से ज्यादा है, इसका मतलब उस कंपाउंड के ही दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, जिस वजह से उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, कंसेप्ट तो ये है। अब बॉइलिंग पॉइंट कई चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली इस टॉपिक को पढ़ने में, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। नाउ व्हाट इज दिस म्यू? म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट। अब तुम ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो, एकदम देसी भाषा में आपको बताते हैं, एकदम तुरंत पकड़ लोगे। कुछ बच्चे कहते हैं डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट? एक बात बताओ, अगर म्यू जितना ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, तो कॉमन सेंस से भी कह सकते ना कि उसमें पोलरिटी उतनी ज्यादा होगी। पोलरिटी माने भेदभाव, पोलरिटी माने फर्क। तो पोलरिटी ज्यादा होगी, यानी कि एक पर अगर डेल्टा प्लस आ रहा होगा तो दूसरे पर डेल्टा माइनस आ रहा होगा। अरे समझो ना, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, म्यू ज्यादा है, इसका मतलब पोलरिटी ज्यादा है। पोलरिटी ज्यादा है इसका मतलब दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता होगा, फर्क ज्यादा होता होगा, भेदभाव ज्यादा होता होगा। तो एक पर डेल्टा प्लस और दूसरे पर डेल्टा माइनस आता होगा। अब समझो जरा, समझो, एक कंपाउंड ये, इसमें यहां डेल्टा प्लस, यहां पोलरिटी ज्यादा है, एक किनारे पे डेल्टा प्लस, एक किनारे पे डेल्टा माइनस। अब ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, वहां एक किनारे पे डेल्टा प्लस, दूसरे पे डेल्टा, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो एक का डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, दूसरे मॉलिक्यूल में भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो इसका डेल्टा प्लस और इस मॉलिक्यूल का डेल्टा माइनस, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा ना, अट्रैक्शन का। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। मेरी बात समझ में आया? क्यों पोलरिटी ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, थोड़ा मैंने ये समझाया। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, पहली बात। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा, इस चीज को हम लोग अमल करेंगे, माने जितना ज्यादा बॉइलिंग डाइपोल मोमेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट और भी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी इस टॉपिक में तो हम लोग इस बात को ही ध्यान रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका डाइपोल मोमेंट से लेना देना नहीं होता, इसका इस बात से भी लेना देना नहीं होता कि एक कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है। ये याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। दूसरे शब्दों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव पैकिंग। मैं समझाऊंगा। या तीसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। जरा समझते हैं, देसी भाषा में बात करें। देखो, जितने कम स्पेस में जगह में एक कंपाउंड के जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स पैक हो सकते हैं, रखे जा सकते हैं, पैक हो सकते हैं, अगर कम स्पेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स को पैक कर दिया जाए, इसी को बोलते हैं ना इफेक्टिव पैकिंग। अरे सूटकेस में एक आदमी ने तितर बितर करके कुछ रख दिया तो कम सामान रखे गए, और एक आदमी ने अच्छे से सजा करके सिमेट्रिकली रखा तो
तो ज्यादा सामान को पैक कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री ज्यादा है तो पैकिंग ज्यादा अच्छे से होगी, और पैकिंग पर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। माने किसी कंपाउंड का पैकिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना अच्छा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही अच्छा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको सबको पता है सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड से ज्यादा होता है, अच्छा होता है, ज्यादा होता है, और गैसेस का सबसे कम होता है। क्योंकि सॉलिड्स में क्या होता है, कम स्पेस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ज्यादा पैक होते हैं, लिक्विड से मॉलिक्यूल दूर थोड़ा होते हैं, और गैसेस में तो एकदम रैंडम होते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कम स्पेस में जितना ज्यादा एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को रखा जा सके, पैक हो सके, उस कंपाउंड की उतनी ही क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। और ये सिमेट्री पर डिपेंड करता है। मतलब हम लोग दो बातें ध्यान रखें। बॉइलिंग पॉइंट जहां अभी सर ने बताया पोलरिटी पर डिपेंड कर रही है, पोलरिटी जितना ज्यादा, डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। यहां पे जरूर एक बात और कहना चाहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कई और चीजों पर डिपेंड करती है जिसकी चर्चा हम जरूर आगे करेंगे। हम अभी सिर्फ पोलरिटी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें सिर्फ पोलरिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट इफेक्टिव पैकिंग पर डिपेंड करती है। जितना कम स्पेस में जितना चीजें पैक होगा उतना अच्छे से, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब जैसे समझो, अगर कुर्सी देखिए, वो शादी में या पार्टियों में एक कुर्सी के ऊपर दूसरा कुर्सी, दूसरा के तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर पांचवा, बहुत कम स्पेस में बहुत ज्यादा कुर्सियों को पैक कर दिया जाता है। वो क्यों पैक कर दिया जाता है? अगर कुर्सियां एक समान हो तो एक के ऊपर एक को पैक किया जाता है। अगर कुर्सियां अलग अलग तरह की हो तो एक के ऊपर दूसरे को रख पाएंगे क्या? उस तरह से क्या उतनी कुर्सियां पैक हो पाएगी? तो सिमेट्री का बड़ा रोल है। काफी कुछ मैंने अभी बताया, आप जरा इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम डाइपोल मोमेंट से कहानी शुरू करेंगे। लैटिस एनर्जी भी जितनी ज्यादा होगी आपका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, मिटाया जाए? चलिए हम मिटा रहे हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं जरा। डाइपोल मोमेंट की हम लोग बात करें। देखो जरा मतलब आगे लिखना बाद में, पहले देखो। जैसे ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है, ठीक है बच्चे? देखो क्या बेटा, ये सिस और ये ट्रांस है। देखिए पहले अच्छे से मन लगाकर क्या ये सिस और ये ट्रांस है? बिल्कुल है सर। अच्छा ये बताओ, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहां होगा और वो हाइड्रोजन वहां होगा, इतना तो समझ में आता है। अब देखो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 और ये कार्बन sp3 है। ऐसे ही ये sp2 है और ये sp3 है। यहां sp2 है, sp3 है, ये sp2 sp3। अरे समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। अच्छा अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप रिकॉल करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको टेबल में बताया था ना,
तो sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता था? 2.75। आपने याद नहीं किया होगा, मुझे पता है, आप याद कर लीजिए। और sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना बताया था? 2.50। याद है? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो sp3 कार्बन से ये sp2 कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्या समझ में आ रहा है? अब बोलिए, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, ये वाला sp2 भी इस sp3 से अपनी तरफ खींचेगा। अब देखो, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, भूलिएगा नहीं। यहां पर इसी तरह से लगाएं, sp2 sp3 है, अब ये वाला इससे खींचा और ये वाला इससे खींचा। अब देखो बेटा, ये दो वेक्टर ये दो वेक्टर ऐसे काम कर रहे हैं, एक इधर और दूसरा इधर, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों? अरे sp2 कार्बन sp3 कार्बन sp2 कार्बन sp3 कार्बन, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि म्यू ट्रांस 0 होगा? अरे डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर रहा है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेक्टर अगर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है, तो क्या कैंसिल आउट करेगा? क्या नहीं करेगा। तो इसका मतलब म्यू सिस कुछ भी है, ये 0 तो नहीं। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 है, यहां सिस का डाइपोल मोमेंट 0 है, इतना तो दिख रहा है। अब सर ने बोला क्या? जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 0 नहीं है, वो 0 है। तो एक बात और लिख, देन म्यू ट्रांस डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? इन दोनों में सिस होगा। और जब डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा हो गया तो यहीं पे आपको एक बात पढ़ा देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज्यादा होगा। किससे? बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से। क्या समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? एक और बात, जो आड़े तिरछे ज्योमेट्री होती है, देखो ना, चेयर के समान आड़े तिरछे, दिमाग में डाल लो, थोड़ा अभी समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। आड़े तिरछे चेयर टाइप का जो होता है ना, आड़े तिरछे, वो ज्योमेट्री जो होती है ना, ज्यादा उसमें पैकिंग हो सकती है, इफेक्टिव पैकिंग ज्यादा हो सकती है। तो इस वजह से मन के किसी कोने में डाल लो कि ट्रांस में क्या होता है, थोड़ा आड़े तिरछे होता है, ये वाला मिथाइल इधर है, ये वाला मिथाइल इधर है। तो आड़े तिरछे जहां ज्योमेट्री होती है, जनरली वो ट्रांस में ही होती है ज्योमेट्री, उस केस में पैकिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो यहां सिस का ज्यादा हुआ है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो इस केस में ट्रांस का ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल है सिस से, और इस वजह से उसमें पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, सिमेट्री वर्ड पकड़ में नहीं आ रहा। देखो एक्चुअली क्या है ना, सिमेट्री एक मैथ्स का टर्म है। आप जब बीएससी या बीटेक करेंगे, बैचलर्स करेंगे, तो आप वहां सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ेंगे। 16 तरह की सिमेट्री एलिमेंट्स होती है, जिसमें केमिस्ट्री में हम लोग को 4 पढ़ना है। हम आपको 4 पढ़ाएंगे, लेकिन वो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। कौन से आइसोमरिज्म में? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आएगा 4 सिमेट्रिकल एलिमेंट्स। तो लेकिन वो मैथ्स है, वो हिंदी या अंग्रेजी का जो टर्म आप समझ रहे हैं, वो मैथ्स का भी टर्म है, आप समझिए। अभी की बोलचाल की भाषा में आप पहले इतना ही ध्यान रखें कि ट्रांस में सिस से ज्यादा सिमेट्री होती है। इतना तो समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं? तो चलिए ये बात पकड़ में आया। चलो अब आप ये बताओ फटाफट, अगर मैं कंपाउंड ऐसा ले लूं, ये ले लिया हमने कंपाउंड। अच्छा बच्चे ये बताओ, ये सिस है और ये ट्रांस है। अरे ये सिस है और वो ट्रांस है ना बेटा? फ्लोरीन दोनों एक साइड, यहां फ्लोरीन दोनों अपोजिट साइड, मानते हो? अब बड़ी बात ये, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। अरे भाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? चलो यहां लिख देते हैं,
फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, याद है ना, 4.0 होता है। अरे बोलो 4.0 है। तो कौन खींचेगा, अब फ्लोरीन खींचेगा। देखो ये वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ऐसे, अब तो पकड़ लो यार। और यहां ये वेक्टर इधर और ये वेक्टर इधर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कौन कैंसिल आउट हो रहा है, कौन कैंसिल, ट्रांस कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि म्यू ट्रांस जो है वो 0 है और म्यू सिस जो है वो नॉन जीरो है। चलेगा बच्चे। तो जब म्यू सिस नॉन जीरो, म्यू ट्रांस 0 है, तो म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस इस क्वेश्चन में। तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चे, वो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होगा। इन दोनों में इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट सिस और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की बात करें, तो हमारा ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है। अरे क्लियर है क्या? चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाया जाए जरा। चलेगा? चलिए मिटाया जाए। अच्छा, मिटाने से पहले एक सवाल और यहां पर आपसे मैं पहले सवाल पूछता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। क्या हम लोग इन दो प्रश्नों से यह अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? इसमें भी 0 हुआ है, इसमें भी 0 हुआ है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा? एक सवाल तो यह है। क्या हम, दूसरा सवाल, क्या हम यह कह सकते हैं कि सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा ही होगा हर केस में? अब देखिए, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट इसमें भी 0 है, उसमें भी 0 है, और सिस का डाइपोल मोमेंट यहां भी ज्यादा है और वहां भी ज्यादा है ट्रांस से। तो ये दो प्रश्न है, क्या ट्रांस का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है? देखते हैं भाई। और क्या सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से हमेशा ज्यादा होगा? देखते हैं। ये दोनों प्रश्नों को देखते हैं क्वेश्चन के जरिए। मिटा रहा हूं पहले मैं। चलिए प्रश्नों के जरिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। ये आपका है सिस, ये आपका है ट्रांस, है या नहीं? सर कैसे सिस? वो मिथाइल है, वो इथाइल है। अरे भाई, यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक साइड है कि नहीं? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सिस हुआ, और यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन अपोजिट साइड में ट्रांस। इतना तो समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब सर ऐसा है
अब सर ऐसा है सर, लाइन तो सीधी हो जा भाई, ठीक है। अब सर ऐसा है कि ट्रांस ये जरूर है, पर यहां जो चीज था वही यहां नहीं है। यहां सर ये sp2 है और ये sp3 कार्बन है, ये sp2 और यहां भी sp3 है, मान लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, कार्बन sp3 है, तो बात तो सेम हुआ। नहीं, बात सेम नहीं है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये आपका मिथाइल है CH3 और यहां आपका इथाइल माने CH2CH3। भले ये कार्बन sp3 यहां भी sp3 है, पर ये सिर्फ मिथाइल और यहां CH2CH3, यानी कि चीज कुछ भी है, चीज अलग है कि नहीं? तो चीज अलग है तो खींचने की ताकत भी अलग होगी। आप पढ़ेंगे, जब आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो, कि इथाइल और मिथाइल का प्लसाई टेंडेंसी सेम नहीं होता, ये इंडक्टिव में पढ़ाया जाता है। खैर छोड़ो उस बात, तुमको हम वैसे बातों में कंफ्यूज नहीं करिए। ये लाइन उनके लिए बोले जिन्होंने पढ़ रखा है कि हम मिथाइल और इथाइल का प्लसाई इफेक्ट सेम नहीं होता है। सर हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप कौन सी भाषा बोल दिए। चलो जिनको प्लसाई नहीं आता उनके लिए इतना तो समझ में आ रहा है कि ये मिथाइल है और ये इथाइल है, दोनों चीज अलग है। तो जब चीज अलग है तो ये जो दोनों वेक्टर होगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। इतना बात समझ में आता है? आता है सर। ये अलग बात है कि यहाँ sp2 खींच रहा है तो डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऐसे है और ये डायरेक्शन ऐसे है, कैंसिल आउट, सॉरी माने एक दूसरे को कट करेगा, लेकिन पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एकदम बराबर नहीं है। तो इतना कह सकते हैं कि म्यू ट्रांस इस केस में 0 नहीं होगा, इतना तो कह ही सकते हैं। तो पहली धारणा तो बदल गया कि ऐसा बोलना कि हर केस में ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 हो, यह उचित नहीं है, यह क्वेश्चन की मेरिट पर डिपेंड करेगा। दूसरा, म्यू सिस भी 0 नहीं है, ये ऐसे खींच रहा, ये ऐसे खींच रहा, 0 नहीं है। अरे कुछ समझ में आता है क्या? लेकिन एक बात है सर, कुछ भी है तो यहां अपोज तो कर रहा है और यहां दोनों वेक्टर क्या हो रहा है? एड अप हो रहा है। अरे बोलो, तो इतना पक्का है 0 भले नहीं है दोनों, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा। तो उस आधार पे हमने कहा म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। इस बात में तो अभी भी जान है भाई, बिल्कुल है। और जब इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा है तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस से, सिस का बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस से ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। और मेल्टिंग पॉइंट तो हमेशा से एक बात बोले, ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल है तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का होगा। सर एक बात तो चलो समझ में आया नया कि हाँ ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अभी भी एक चीज है सर, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा है। क्या ऐसा कभी होगा क्या सर कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज्यादा हो? देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं जरा, ऐसा हो सकता है क्या? चलो ये बताओ। अब बताओ, ये सिस है। कैसे सिस है भाई? सर मिथाइल फ्लोरीन है, चल भाई यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो एक साइड है, और ये क्या है? ये हाइड्रोजन यहां और ये हाइड्रोजन यहां, तो ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। बोलो, ये सिस है और ये ट्रांस है, पक्का? अब बताओ सर, देखिए ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन, ज्यादा पावरफुली कौन खींचेगा? sp2 वाला खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अब यहां कार्बन है sp2 और ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन खींचेगा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जब खींचेगा तो वो इधर की ओर खींचेगा। अब देखो बच्चे समझ में आने लगा होगा, ये तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। ये sp2 वाला इधर खींच रहा है और ये फ्लोरीन भी इधर खींच रहा है। अरे वाह,
अब तो ट्रांस में ही डायरेक्शन एक समान हो रहा है। देखो ट्रांस का डायरेक्शन ये वेक्टर ऐसे और ये वेक्टर ऐसे, तो अब एडअप कहां होगा? दोनों का डायरेक्शन सेम है, एडअप किस में होगा? ट्रांस में, और सिस में एक दूसरे को अपोज करेगा। तो इस केस में हालांकि दोनों चूंकि वेक्टर अलग अलग हैं तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा, लेकिन एक बात पक्का है, तो पहले तो लिख देते हैं म्यू सिस भी जीरो नहीं है और यहां म्यू ट्रांस भी जीरो नहीं है। लेकिन एक बात इस सवाल में पक्का है, एकदम दिख रहा है, साफ साफ दिखना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें एडअप हो रहा है तो म्यू सिस से ज्यादा म्यू ट्रांस की वैल्यू होगी। यहां ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया, और जब ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट सिस से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का हो गया। डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस वाले का ज्यादा होगा ही। तो इस सवाल में ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है सिस से और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है सिस से, पर दोनों के रीजंस अलग अलग हैं। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाया जाए। ठीक है, मिटाएं। ठीक है बच्चों, चलिए बात करें जरा। अच्छा हाँ, तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का और पोलरिटी का, डाइपोल मोमेंट की चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ा ये चर्चा हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हट के करते हैं। सर क्या पढ़ाने जा रहे हो? हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को 10-15 मिनट के लिए साइड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और हम डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ी और चर्चा करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है सवाल ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हट के भी आ सकता है, आता है, तो थोड़ा चर्चा वो कर ले। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन दिया गया, ये देखिए इस सवाल को। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? नहीं भाई, ये पोजिशनल आइसोमर्स है। इतना तो समझ में आना चाहिए, ज्योमेट्रिकल नहीं, पोजिशनल है। ये आपका कौन सा कंपाउंड है सर? ये ऑर्थोजाइलिन है। और ये कौन सा कंपाउंड है? ये पैराजाइलिन है। पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थोजाइलिन। ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हैं सर? ज्योमेट्रिकल नहीं है भाई, ये पोजिशनल आइसोमर्स है, पोजीशन बदला है। लेकिन जरा एक बात देखें सर, बाकी सब तो जो है सो है sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, बोलो ना बेटा। तो ये जो वेक्टर होगा वो ऐसे होगा
और ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, तो ये वेक्टर ऐसे होगा। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा? एक वेक्टर ऐसे अगर है तो दूसरा वेक्टर ऐसे है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इस ये जो मान लेते हैं, ये फर्स्ट कंपाउंड मान लेते हैं और ये सेकंड कंपाउंड मान लेते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं μ2 जो है वो 0 है? अच्छा, μ1 तो सर sp2 ये खींच रहा है ऐसे, ये sp2 इससे खींच रहा है ऐसे, तो ऐसा है ना दोस्त, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है और दोनों के बीच में सर कितना का एंगल है यहाँ? अरे भाई 6 मेंबर का साइकिल है, यहाँ 60 का एंगल है। अरे यहाँ पर देखो ना जी, ऐसे ऐसे मिलाओगे ये एंगल कितना का हो? 60 फिर 60, अरे 6 पार्ट में बांटोगे तभी 360, तो ये 60 का एंगल बनेगा ना, यहाँ पे 60 का एंगल बन रहा होगा ना। हाँ, तो खैर इस केस में क्या दोनों वेक्टर जो है वो जीरो होगा क्या? नहीं होगा सर। क्या होगा वो छोड़ो अभी, पर जीरो तो नहीं होगा। तो ठीक है, μ1 जीरो नहीं है, μ2 क्या है? जीरो है। तो अगली बात हम बोलेंगे μ1 ग्रेटर देन μ2। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पहले का ऑर्थोजाइलिन का जो डाइपोल मोमेंट है वो पैराजाइलिन से ज्यादा होगा। दूसरी बात, अब डाइपोल मोमेंट की बात हो गई, अब बात आ गई बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट सर, बॉइलिंग पॉइंट तो म्यू पे प्रोपोर्शनल है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2। ये भी ठीक है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें सर, यहां सिस ट्रांस तो है नहीं। देखो ये बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है ना भाई, है ना, सिलिंड्रिकल टाइप का है। जैसे कैसे बोल सकते हैं, कुछ ऐसा है, ये बीच का ज्योमेट्री जो भी है जैसा भी है कुछ, और उसके बाद फिर ये ऐसा है, कुछ ऐसा है, एक समान है और एकदम अपोजिट है। अरे है या नहीं मिथाइल? ये इधर तो ये जो पैरा पोजिशन वाला केस होता है ना, अब जैसे जिस तरह से हमने बोला ट्रांस वाला ज्यादा सिमेट्रिकल होता है सिस से, वैसे ही जो पैरा पोजिशन वाला होता है ना, उसमें सिमेट्री ऑर्थो वाले से ज्यादा होती है। समझ रहे हो बात को? ये समझाने के लिए बता रहे हैं, एक फील लाने के लिए बता रहे हैं, आपको पकड़ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो अब हम यहां कह सकते हैं इसमें और इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सेकंड का कि फर्स्ट का? सेकंड का। तो मेल्टिंग पॉइंट 1 से ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट 2 का। अब ये भी आपको पकड़ में आना चाहिए, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं और आएंगे, इसलिए हालांकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए, अगर हम सवाल ऐसा लें, ये ले लिया हम, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हम लोग हट के बात कर रहे हैं कुछ बातें। चलिए सर बताइए भाई, देखो ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन, तो कौन खींचेगा? sp2 वाला खींचेगा। और ये फ्लोरीन है और ये कार्बन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, तो ये वाला खींचेगा। तो यहां दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? एडअप हो रहा है। और यहां कुछ तो कैंसिल होगा ही, एक वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे है। अरे बोलो, कुछ तो कैंसिल होगा ही, यहां एडअप होगा। तो अगेन अगर इसको मैं 1 मान लूं और इसको मान लूं 2, तो हम कह सकते हैं μ1 नॉट इक्वल टू 0, μ2 भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। लेकिन ये μ2 में एडअप हो रहा है, तो μ1 से बड़ा होगा कौन? μ2, पक्का। और जब μ2 बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट 1 से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट किसका? 2 का, ज्यादा होगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट 2
क्योंकि डाइपोल होने ज़्यादा था, और सिमेट्री तो ये पैरा वाले फॉर्म में ज़्यादा होती है, समझाया ही। तो मेल्टिंग पॉइंट 1 से ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट 2 का। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लिया जाए जरा। मिटा रहे हैं भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो जरा। हम लोग इसमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को साइड करके बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं करते, ठीक है? सिर्फ डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तुमको करना है कंपेयर डाइपोल मोमेंट। एक क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर डाइपोल मोमेंट, ठीक है? चलो करो जरा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं करना हमको, इन चारों का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, किसका ज़्यादा किसका कम। ये 1 मान लिए, ये 2 मान लिए, ये 3 मान लिए, ये 4 मान लिए। चलो करो जरा एक बार ट्राई। 1 मिनट का समय है, आधा मिनट नहीं, चलो 1 मिनट का समय दिया, सोच लो अच्छे से। किया जाए, थोड़ा फिजिक्स लगा लिए होते यार, हो गया होता। ठीक है, चलो देखो, ऐसा है, ये कार्बन sp2 है और ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। पहली बात तो ना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और दूसरी बात ये तीनों तो पोजिशनल आइसोमर्स हैं, ये तो आइसोमर भी नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों कंपाउंड में 2-2 फ्लोरीन है, इसमें तो एक ही फ्लोरीन है, मोलेकुलर फार्मूला ही मैच नहीं कर रहा। खैर वो एक अलग बात है, खाली हम आपको ये बता दिए ये आइसोमर्स सारे एक दूसरे के नहीं हैं। चलो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक वेक्टर यहाँ है। अब मान लो ये जो वेक्टर है कार्बन फ्लोरीन, मान लेते हैं सपोज करो
कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो है, कार्बन फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। सपोज करो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है। क्या बोल रहे हैं हम? सपोज करो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? x है। अरे समझ रहे हो ना? अब यहां क्या है बेटा, ये ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, यहां ये फ्लोरीन ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, यहां ये फ्लोरीन ऐसे खींच रहा है और ये ऐसे खींच रहा है। कार्बन फ्लोरीन का मैग्नीट्यूड हम क्या बोल दिए बॉन्ड का? वो उस बॉन्ड के का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड x मान लिए। तो यहां हम देख रहे हैं एक वेक्टर ऐसे x मैग्नीट्यूड का और एक वेक्टर ऐसे x मैग्नीट्यूड का, और दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। एंगल कितना है? 180 डिग्री का। खैर ये तो अपोजिट है, ज्यादा एंगल की बात ही करना बेकार है। μ4 ये 0 है, इसमें एकदम कोई डाउट नहीं है। अरे क्लियर है क्या? अच्छी बात है। यहां आइए जरा, इस 3 में ये एक वेक्टर है x और ये एक वेक्टर है x, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? आप समझो ना, यहां ऐसे समझो ना यार, ऐसे समझो। तो ये और ये के बीच में एंगल कितना है? 120 का। अरे समझ में आता है क्या? तो सर ये एंगल 120 डिग्री का है। अरे यार दो वेक्टर है, 120 डिग्री का एंगल है, तो क्या इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते क्या? अरे फोर्स सोर्स का रिजल्टेंट निकालना सीखे होगे ना, रिजल्टेंट कंपोनेंट और रिजल्टेंट फिजिक्स में। तो क्या लिखोगे यहां? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस 120 डिग्री, यही होता है ना? रिजल्टेंट यही होगा ना? अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस 120 कितना होता है? माइनस हाफ। माइनस हाफ ही होता है ना? तो माइनस हाफ, हाफ से आप लिख लोगे यार ऐसे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ। ठीक है, अब 2 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया, तो एक्स स्क्वायर सिर्फ बच गया, एक्स स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि क्या हो गया? एक्स। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका 0 आया। μ3 अगर बात करें तो ये x आया। क्या समझ में आ रहा है? और μ1 भी हमारा x ही है, एक ही वेक्टर है ना ये। μ2 की बात करें तो सर ऐसा है, ये x है और ये आपका x है, और यहां एंगल 60 डिग्री का है। तो इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस 60 डिग्री। अरे कॉस 60 क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं 1/2। चलो भाई, एक्स स्क्वायर कट, सॉरी 2 कट गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया जी? x√3 हो गया ना? तो ये x है, ये x√3 है, ये x है, और अगेन वो 0 है। तो अब क्या दिक्कत है भाई? देखो एकदम हम लोग लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा म्यू किसका हुआ? μ2 ग्रेटर देन, और μ1 और μ3 बराबर है, μ1 बराबर μ3, और सबसे लास्ट में आपका आया μ4। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे।
ठीक है, चलिए आइए जरा ये क्वेश्चन देखिए जरा। जेई में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम इसका क्या है? फिनॉल, है ना। इसका डाइपोल मोमेंट म्यू, आपको बताना है कि इसका म्यू 0 होगा या म्यू नॉन जीरो होगा। ऑप्शन पिक करना है इसमें। मान लो ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है। म्यू 0 होगा या म्यू नॉन जीरो होगा? सर हमको तो अभी तक आपने सिखाया। सर ये दोनों 180 डिग्री पर है, जैसा ये प्राणी वैसा ये प्राणी, दोनों वेक्टर एक दूसरे को अपोज करेगा, तो म्यू 0 होना चाहिए, म्यू 0 होना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन गलत है, यही सीखने का है ये, और बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। रियलिटी में म्यू नॉन जीरो है, ये सही है, ये सही है। अब सर बड़ा अजीब बात बोल रहे हैं, हमें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। हम सिखाएंगे ना आपको, बिल्कुल सिखाएंगे। सर आप ये बताइए, आप हमको ये बताइए, अगर ये रहा CH3 CH3, इसका म्यू क्या होगा? इसका म्यू 0 होगा, बिल्कुल। अगर इसका 0 होगा, अच्छा ये बताइए सर, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, इसका म्यू क्या होगा? सर इसका म्यू भी 0 होगा। अच्छी बात है, जब ये दोनों 0 है तो फिर इसका म्यू नॉन जीरो होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताएंगे अभी। अच्छा इसका म्यू सर, इसका म्यू भी नॉन जीरो होगा। क्यों क्यों सीखना है हमें, क्यों क्यों नॉन जीरो होगा? अच्छे से जरा ध्यान दीजिएगा, क्यों नॉन जीरो होगा बता रहे हैं। देखो सीखिए, हम पहले ये क्विनॉल को लेते हैं, ठीक है। देखो भाई ऐसे लिया, सर देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो ये ऐसे खींच रहा है और ये ऐसे खींच रहा है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट सम 0 होना चाहिए था, डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम है इसमें सर? आप एक बात भूल गए। क्या भूल गए सर? कि इस O पर कुछ लगा है। क्या लगा है सर? H लगा है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? देखो भाई सबसे पहले बताओ, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसका आउटर मोस्ट सेल सेकेंड सेल है। सेकेंड सेल में 2 सब सेल S और P होता है, S में 1 ऑर्बिटल और P में 3 ऑर्बिटल, यानी कि इसके पास 4 ऑर्बिटल है। ये तो समझ ही रहे हैं सर। ऑर्बिटल 4 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑर्बिटल 4 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आउटर मोस्ट सेल में 6। तो 1 2 ऑर्बिटल ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिया, तो इस पर 2 लोन पेयर भी होगा बाकी 2 ऑर्बिटल में। अब मेरी बात समझो जरा, देखो कन्फर्मेशन जब पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने आपको सिखाया कि अगर कंपाउंड रोटेट करता है तो कंपाउंड के गुण उसके कन्फर्मेशन से आते हैं। अरे आते हैं या नहीं? अब यहां ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अरे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो इस वजह से ये बॉन्ड रोटेट करेगा सर, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा, जरा सोचो, जरा ध्यान से देखना।
ये बॉन्ड ऐसा है, ये बॉन्ड रोटेट कर रहा है, और इस बॉन्ड पे देखो जरा, ये जो मार्कर है ये एक बॉन्ड है जो रोटेट कर रहा है, और इस पे ये उंगली लगी हुई है, ये वाला उंगली एक बॉन्ड है मान लो कोई। अब जैसे मैं इस बॉन्ड को रोटेट करूंगा तो ये उंगली भी घूमेगी। अरे इसको रोटेट करूंगा तो ये उंगली घूमेगी ना जी, ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है इससे, तो इसको रोटेट करूंगा तो ये उंगली घूमेगी। तो मेरा कहना है कि आपने जीरो किस आधार पे बोला? हमने जीरो ऐसे बोला कि O से यहां H जुड़ा है, तो O से यहां भी तो H जुड़ा है, और यहां ऐसे है और यहां ऐसे है। समझ में आ रहा है बेटा? अब क्या है सर, देखो सर, ये कार्बन ऑक्सीजन तो कैंसिल कर रहा है, पर O पे जुड़ा हुआ H और O पे जुड़ा हुआ H। अब बेटा कोई जरूरी है क्या कि ये वाला OH और ये वाला OH अपोजिट ही हो? क्या बोल रहे हो सर? बेटा ये घूम रहा है और ये भी घूम रहा है बच्चे, तो घूम रहा है तो ऐसा समय भी आएगा जब O से जुड़ा हुआ H और ये O से जुड़ा हुआ H अपोजिट होगा। जिस पल ये अपोजिट होगा तो ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐसे और ये वेक्टर ऐसे, OH वाला, ये दोनों कैंसिल आउट कर लेगा। कब? जब ये यहां होगा और यहां होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन ये घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, कोई जरूरी है कि OH और ये OH अपोजिट ही होगा? ऐसा भी तो हो सकता है घूमने के दौरान ये OH ऐसा रहे और घूमने के दौरान ये OH ऐसे हो जाए। नहीं होगा। अब बताओ इस केस में क्या ये OH और OH वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे क्या? कैंसिल कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो सर आप हमको एक बात बताओ, आप इस आधार पे बोल रहे हो क्या कि ये कैंसिल नहीं करेगा दोनों वेक्टर, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा? हाँ, इस आधार पे बोल रहे हैं सर। तो मेरा आपसे एक ये है, एक बात पर हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं सर, कि इस केस में अपोजिट था, इस केस में अपोजिट नहीं है, तो आप अपोजिट नहीं है वो वाला केस क्यों ले रहे हो? आप अपोजिट है वो वाला केस को कंसिडर करते हुए डाइपोल मोमेंट को जीरो क्यों नहीं बताते? अब देखो यहां समझदार हो, समझना, कंपाउंड में उस कन्फर्मेशन के गुण ज्यादा आते हैं, याद रखो, जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है। कंपाउंड में उस कन्फर्मेशन के गुण ज्यादा आते हैं जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है। मेरे दोस्त एक बात बताओ, यहां 2 बार लोन पेयर है और एक H, तो जब घूमेगा तो कॉमन सेंस से बताओ कि H के अपोजिट H एक बार आएगा, जबकि ये वाला लोन पेयर अपोजिट आ जाए या ये वाला लोन पेयर अपोजिट आ जाए। 2 बार ऐसे केस आएंगे जब H के अपोजिट लोन पेयर होगा। अरे भैया 3 में 3 है, ये 3 में 2 चीज सेम है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब यहां H के अपोजिट H आया घूमते घूमते, अब ये अगर घूम करके ये लोन पेयर भी यहां आ गया तो बोलेंगे H के अपोजिट लोन पेयर है, या ये लोन पेयर घूम के यहां आ गया तो H के अपोजिट लोन पेयर है। मतलब अगर हम ऐसे मैथमेटिकली भी सोचे तो 3 बार में, कॉमन सेंस की बात, मैथमेटिक्स की बात, 3 बार में एक बार H के अपोजिट H आ रहा है, बाकी 2 बार H के अपोजिट लोन पेयर आ रहा है। तो जब भी H के अपोजिट लोन पेयर आ रहा है उस केस में तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा ना। तो मैक्सिमम टाइम कौन सा केस आएगा? जब H के अपोजिट H आएगा या H के अपोजिट लोन पेयर आएगा। तो यानी कि मैक्सिमम केस में ये आएगा, चाहे घूम के ये वाला लोन पेयर यहां रहे चाहे ये वाला लोन पेयर यहां रहे, तो मैक्सिमम केस में H के अपोजिट H नहीं आएगा। तो मैक्सिमम परसेंटेज उन मोलेकल्स का होगा जहां H के अपोजिट H नहीं होगा, और उन मोलेकल्स का, उन कन्फर्मेशंस का डाइपोल मोमेंट होता है। इस वजह से इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। क्या आपको समझ में आया? ये बात आया? अब यही बात सर आप हमको यहां समझा दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। यहां डाइपोल मोमेंट इसलिए जीरो हुआ बच्चे क्योंकि कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन है। जब भी घूमेगा तो H के अपोजिट H ही आएगा। सर इसका क्यों जीरो है? क्योंकि यहां फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर है, तीनों सेम है, तो यहां भी 3 लोन पेयर है, तीनों सेम है, तो घूमेगा तो लोन पेयर के अपोजिट
लोन पेयर ही आएगा। तो यहां और यहां डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ, ये तो बता ही दिया। ये SH और SH वाला केस भी OH जैसा है। वो कैसे सर? S पर H है, बाकी लोन पेयर है, तो H के अपोजिट लोन पेयर वाला टर्म ज्यादा आएगा, ज्यादा बार आएगा रादर देन H के अपोजिट H। मेरा ख्याल है आपको ये आंसर समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटाऊंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, जेईई मेन में, नीट में भी आया है। मिटाने जा रहा हूं बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ बातें बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के स्पेशल बातें, ज्योमेट्रिकल से अलग चल रहे हैं भाई, अभी याद रखिएगा। स्टेबिलिटी वाला पार्ट अगली क्लास में लेंगे हम लोग। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डाइपोल मोमेंट, इस पर को कवर कर लेना चाहते हैं आज। बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ और बातें हम लेना चाहते हैं। देखो बच्चे, पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट अभी कुछ देर पहले कहा था कि कुछ आगे बात करेंगे, आगे नहीं अभी ही बात कर लेते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में जैसा कि आज की क्लास के स्टार्ट में बताया, एक कंपाउंड के दो मोलेकल, एक कंपाउंड के दो मोलेकल के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन का उनके बीच में है। जितना ज़्यादा होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब कई बार डाइपोल मोमेंट होने की वजह से प्लस माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और इस वजह से फोर्स ज़्यादा होता है। कई बार एक कंपाउंड के दो मोलेकुल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, उस वजह से फोर्स ज़्यादा होता है। और एक बात और भी बता देना चाहेंगे कि अगर मोलेकुल की साइज बड़ी होती है, अगर मोलेकुल की साइज बड़ी होती है, मोलेकुल की साइज बड़ी होती है तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। मोलेकुल की साइज बड़ी होती है तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, सरफेस एरिया बड़ा होता है, ज़्यादा होगा। अब देखो सरफेस एरिया ज़्यादा है, मान लो ये हाथ है, ये सरफेस एरिया ज़्यादा है तो दूसरे मोलेकुल के साथ इसको इंटरैक्ट करने का चांसेस भी ज़्यादा होगा। यहाँ तो एक और फोर्स आ गया, वैन वाल फोर्स। वैन वाल फोर्स, वैन वाल स्ट्रेन की बात नहीं कर रहे, वैन वाल फोर्स होता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वैन वाल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और जब दो मोलेकुल के बीच में वैन वाल फोर्स ज़्यादा होगा तो उसको अलग करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, इस वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। मतलब एक चीज़ हो गया, बॉइलिंग पॉइंट दिमाग में डालो, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस ज़्यादा तो उस वजह से भी बॉन्ड को तोड़ने में, दोनों के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। पक्का। तीसरी बात, अगर मोलेकुल की साइज बड़ी है तो वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, मोलेकुल की साइज बड़ी है तो वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो उस केस में भी बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा। अब इसी को रिलेट करते हुए कई बातों को ध्यान रखते हुए कुछ कुछ बातें करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है
एक क्वेश्चन आता है, लोअर अल्केन्स आर gaseous in nature. Lower alkanes are gaseous in nature. As number of carbon increases, they become liquid, and if number of carbon is much large, then the compound is solid at room temperature. अब क्या क्या लिख रहे हो सर, कुछ बात पकड़ में नहीं आ रहा, समझाते। क्वेश्चन को समझिए, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, कंसेप्ट समझना है और क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका समझना है। देखो, जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, लोअर अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब जो लोअर अल्केन्स है वो रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं, लेकिन 5 कार्बन से लेकर के, अल्केन में कार्बन की संख्या 5 हो जाए, 5 से लेकर के 16 कार्बन तक, 16 कार्बन का अल्केन तक 5 कार्बन से लेकर के वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और 17 कार्बन ऑनवर्ड्स, जिस अल्केन में 17 कार्बन हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, ये सब सॉलिड हो जाता है। लोअर अल्केन्स मतलब कम कार्बन वाले अल्केन रूम टेम्परेचर पर गैसेस हैं, उससे जस्ट ज़्यादा वाले क्या हैं, लिक्विड हैं, और उससे जस्ट और ज़्यादा वाले क्या हैं, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट से क्या लेना देना है, कॉमन सेंस से सोचो, कॉमन सेंस लगाओ ना यार। देखो, हम तो कॉमन सेंस की बात ज़्यादा करते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब तत्काल एक तरह से 25 डिग्री सेल्सियस, यही बोलते हैं ना रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पर अगर कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड, तो और ज्यादा टेम्परेचर पर उसको हीट करेंगे, ले जाएंगे ज्यादा, तो जाके लिक्विड में तब्दील होगा। अरे बोलो ना, और ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो फिर वो लिक्विड से गैस में तब्दील होगा, और बॉइलिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर है जहां वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस पे। तो जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, इसका मतलब वो अपने सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, यानी कि वो काफी ज्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस बनेगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जो रूम टेम्परेचर पर ही गैस है, इसका मतलब वो और कम तापमान पे, कम पे लिक्विड रहा होगा, और वहां जाके लिक्विड से गैस बना होगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा होगा, कम। यानी कि दिमाग के किसी कोने में फिट करो, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है, और जो रूम टेम्परेचर पे ही गैस है, उसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। या इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ रहे हो बच्चे, समझ में आ रहा है? इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोअर अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्या? उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उससे जैसे थोड़ा ज्यादा कार्बन लेते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, क्योंकि वो लिक्विड है, और जो और कार्बन बढ़ गए तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो गया, वो सॉलिड है। ये बात समझ में आ रहा है? एक्सप्लेनेशन क्या है सर? सिंपल एक्सप्लेनेशन बेटा, सिंपल क्वेश्चन समझाया है अभी तक, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब इसका आंसर सिंपल, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाओगे मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती जाएगी, और जब मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती जाएगी तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता चला जाएगा,
और वैंडरवाल फोर्स बढ़ता चला जाएगा तो उसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो स्ट्रांग होता जाएगा, और जैसे स्ट्रांग होता जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या समझ में आया आपको या नहीं आया? आया? तो ज्यादा कुछ नहीं लिखाएंगे, हमने समझाया है आपको। एक सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, सिंपल बात लिख रहे हैं, सॉल्यूशन वर्ड ठीक नहीं है, इसके आंसर में क्या लिखें, बस एक चीज लिखेंगे जिससे आप समझ जाइए, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। एज साइज ऑफ मोलेक्युल इंक्रीजेज, ये सिंबल किसका है? इंक्रीज का। वैंडरवाल फोर्स इंक्रीज, और इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। ये अल्केन के लिए ट्रू नहीं है, ये किसी भी ग्रुप के लिए ट्रू है। अगर 3 कार्बन का अल्कोहल लीजिएगा और 15 कार्बन का अल्कोहल लीजिएगा, 3 कार्बन का अल्कोहल लीजिएगा और 15 कार्बन का अल्कोहल लीजिएगा, तो 15 कार्बन वाले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 3 कार्बन के अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि उसमें वैंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत समझ में आ गया। वो दूसरी बात सर, हम क्वेश्चन में आपको फंसा देंगे। चलो फंसाओ भाई। मान लीजिए हमने एक कंपाउंड ये लिया, दूसरा कंपाउंड हमने ये लिया, तीसरा कंपाउंड हमने ये लिया। ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, यहां एक और ले लो। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ पहले। सर ये नॉर्मल पेंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार आया कोई गिनती है इसकी? ये क्वेश्चन कितनी बार आया कोई गिनती ही नहीं है। कौन कौन कंपटीशन में नहीं आया? अरे जो कंपटीशन आता है सब में आता है, हर में आता है, तो क्या गिनती है? तो समझ ले कंसेप्ट। जैसा कंसेप्ट क्या है? ये नॉर्मल पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन है, यही ना? ये क्या है? आइसोपेंटेन। और ये क्या है? नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, और ये क्या है बच्चे? नियोपेंटेन। किसी ने कह दिया बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो, अब तो फंस गए सर। लो फंस गए सर। अब कैसे फंस गए सर? आपने बोला था जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वैंडरवाल फोर्स की वजह से। अब यहां देखें, इसमें कितने कार्बन? अल्केन है, 5 कार्बन का अल्केन। 1 2 3 4 5। सर इसमें भी तो 5 ही है, इसमें भी तो 5 ही है। तीनों का मोलेकुलर फॉर्मूला भी ध्यान से देख लो, सेम है। अरे समझ में आ रहा है क्या? आ तो रहा है सर? तो अब इस वाले कंसेप्ट से तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि कार्बन की संख्या सेम है। तो यहां एक चीज समझिए, इसका आंसर बता रहा हूं, सुनिएगा। अगर ब्रांचिंग बढ़ती है, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांच बढ़ता है तो सरफेस एरिया घटता है। ब्रांचिंग बढ़ता है तो सरफेस एरिया घटता है, और जब सरफेस एरिया घटेगा तो सरफेस के थ्रू ही तो इंटरेक्शन हो रहा है, तो सरफेस एरिया घटेगा तो वैंडरवाल फोर्स घट जाएगा, और वैंडरवाल फोर्स घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। फिर से एक बार बोलिए, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया घटती है, और सरफेस एरिया घटता है तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घटता है, और अगर वैंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। सर हमें दिखा सकते हैं क्या ब्रांचिंग बढ़ने से कैसे सरफेस एरिया घटता है? अब देखो, सुनो, बिल्कुल केमिस्ट्री साइड की बात करो। ये देखो, जैसे मान लो मैथ्स पढ़ते हो आप, ये यहाँ तक, ये जो हमारा हैंड है यहाँ तक की बात करें इसकी, इसका सरफेस एरिया अभी क्या है? सर इसका सरफेस एरिया ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये साइड वाला पोर्शन इधर हो गया, यही ना इसका सरफेस एरिया। जहाँ जहाँ सरफेस है वो एरिया को क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया बोलते हैं। अरे बोलो। अब बेटा देखो, अगर हमने इस हाथ को ऐसे मोड़ दिया, समझदार बनना, समझदार, ऐसे मोड़ दिया,
तो पहले क्या था, ये वाला एरिया अलग गिना जा रहा था, ये वाला एरिया अलग गिना जा रहा था, और ये वाला एरिया अलग गिना जा रहा था। अब जैसे आपने इसको ऐसे मोड़ा तो ये वाला एरिया दोनों का कॉमन हो गया ना, समझो ना, एरिया घट गया। फिर से देखो, अगर हम ऐसे लेते हैं तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इधर वाला पूरा पोर्शन, इधर वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, ये सरफेस एरिया हुआ। और अगर हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, ब्रांच में ले आया, मोड़ दिया ऐसे, तो मोड़ने से ये वाला एरिया कॉमन हो गया ना, ये अब सरफेस एरिया में गिना नहीं जाएगा। अब क्या सरफेस एरिया हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अंदर वाला एरिया तो नहीं हो पाया। तो जैसे ब्रांच होता है तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, घट जाता है। कुछ तो फील आई होगी आपको, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ तो फील आया होगा। तो ये नॉर्मल चेन है, यहां थोड़ा ब्रांचिंग हुआ है, वहां और ब्रांचिंग हो गया। तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किसमें हो गया, इसमें। तो बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया सबसे ज्यादा इसका कम हो गया, नॉर्मल वाले का सबसे ज्यादा हुआ। क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग इसमें नहीं है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इंटरेक्शन ज्यादा है, वेंडर वाल इंटरेक्शन ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्या समझ में आया। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर लिखें, यहीं लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहीं पे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ। नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा होगा, तब आइसोपेंटेन, तब नियोपेंटेन। क्यों, कारण लिख लेते हैं आंसर में। क्या, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज, surface area decreases, surface area decreases, and so van der Waal force decreases, so boiling point decreases। चलो स्क्रीनशॉट लो जरा। मिटा रहे हैं भाई, मिटा रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और लेंगे, अपने टाइम पे हमारा ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, देख लीजिए जरा। यहाँ पर एक और पोर्शन हम ले रहे हैं, सेम कार्बन का अगर हाइड्रोकार्बन हो, अल्केन या अल्कीन, सेम कार्बन का, और उतने ही कार्बन का अगर अल्कोहल हो, क्या हो, अल्कोहल, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कार्बन की संख्या अगर दोनों का सेम हो, कंपेरेबल मोलिकुलर मास, अगर वर्ड ऐसा दिया कंपेरेबल, मतलब इसका मोलिकुलर वेट और उसका मोलिकुलर वेट दोनों का तकरीबन सेम हो, तो अगर कंपेरेबल मोलिकुलर मास हो तो वहां पर वैन डर वाल फोर्स की तो बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब दोनों का मोलिकुलर वेट सेम है, यानी कि तकरीबन साइज दोनों की तकरीबन साइज बराबर है, तो वहां पर तो आप वैन डर वाल फोर्स की बात नहीं कर सकते। क्वेश्चन है, why alcohols have
हायर बॉइलिंग पॉइंट in comparison to hydrocarbons having comparable molecular mass. मोलेकुलर मास कंपेरेबल हो उस केस में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल अल्केन से ज्यादा होता है सेम तरह के। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से बताइए ना सर, जैसे देखो इथाइल अल्कोहल, ये कौन सा कंपाउंड है? इथाइल अल्कोहल। अब अगर इसका ले इथेन से या प्रोपेन से, इथेन प्रोपेन ये सब जो हुए, अरे इसमें दो कार्बन, यहां दो कार्बन, सर एक ऑक्सीजन भी तो है सर, यहाँ चलो एक और कार्बन ले लो उसकी जगह पे। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सेम तकरीबन कार्बन वाले से के केस में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होता है। इसी की भाषा ये है। अरे समझ में आ रहा है क्या, क्यों ऐसा है सर? अच्छा पहले ऐसा है क्या, पहले ये बताओ ऐसा है क्या, तो आपको याद दिलाते हैं। अभी आपको मैंने बोला लोअर अल्केन्स जो होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। और इथेनॉल, इथेनॉल सर, अरे वो ड्रिंकिंग अल्कोहल जिसको लोग पीते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो ड्रिंकिंग अल्कोहल गैस तो नहीं होता, लोग गैस तो नहीं पीते ना यार, जो पीते हैं वो तो लिक्विड ही पीते हैं। तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है और ये गैसेस है। इससे भी समझ में आ रहा है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है। पर आखिर क्यों, आखिर क्यों? अब सुनो, रीजन बड़ा सिंपल है। यहां कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांसेस नहीं है, जबकि अल्कोहल ले रहे हो बेटा, अल्कोहल ले रहे हो एक मोलेकल, और ये रहा अल्कोहल का आपका दूसरा मोलेकल। देखो यहां H बॉन्डिंग काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? कैसे? ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस और इस OH, O से जुड़े हुए H पर डेल्टा प्लस। अल्कोहल का एक मोलेकल अल्कोहल के दूसरे मोलेकल के साथ क्या बना लिया? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। क्या ये अल्केन ऐसा कर पाएगा? सर हाइड्रोजन तो है, पर क्या हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? तो अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, जबकि उतने ही कार्बन का अल्कोहल है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया? सिंपल बात समझ है एकदम। तो ये भी फैक्ट है। एक लास्ट बात देखो, ये कौन है जी? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है ना? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज more volatile, is more volatile than para-nitrophenol. Why? बस यही पे लास्ट हो रहा है बेटा, हम समझ रहे हैं, आप थक रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनिए जरा। सर ये वोलेटाइल का मतलब, वोलेटाइल वर्ड देखो अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, घुमा फिरा के आप वर्ड से परिचित हो जाए, क्योंकि अगर कंसेप्ट जान रहे हैं और सवाल पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो वो भी गड़बड़ है। वोलेटाइल मतलब जो जल्दी गैस बन करके उड़ जाए। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है ये मोर वोलेटाइल है इससे, मतलब ये जल्दी उड़ सकता है, वोलेटाइल उड़ गया, जल्दी उड़ सकता है इससे। उड़ता कौन है? गैस। यानी कि ये ज्यादा, ये गैस क्यों है और उसके बनिस्पत ये पूछ रहा है। तो जो गैस होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है या कम होती है?
कम। यानी कि इनडायरेक्टली ये सवाल पता है क्या है? इनडायरेक्टली प्रूव करो कि पैरा नाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल से ज्यादा क्यों है। फिर से एक बार बताइए सर। कह रहा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल वोलेटाइल ज्यादा है पैरा नाइट्रोफेनॉल से, क्यों? तो जो वोलेटाइल ज्यादा है इसका मतलब वो जल्दी गैस के रूप में उड़ सकता है, तो इसका मतलब इसका गैसियस नेचर इससे ज्यादा है, यही कह रहा है क्वेश्चन। दूसरे शब्दों में कह रहा है अगर इसका गैसियस नेचर ज्यादा है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कह रहा है प्रूव कीजिए, प्रूव दैट, यही जवान कह रहा है, पैरा नाइट्रोफेनॉल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, यही कह रहा है। अब इसका आंसर कहां लिखे, चलो उधर लिख देते हैं। ये जो ऑर्डर था किसका था? ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था। मैं इधर इसका आंसर लिखता हूं, ठीक ना, इधर लिखता हूं, समझिए जरा, समझिए, ठीक है। देखो बेटा, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, समझ जाएंगे तुरंत, एकदम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है। इस ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए ऑक्सीजन और इस O से जुड़े हुए H के बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। पक्का? अब देखो, समझदार बनो, तुरंत पकड़ना है। इस यहां हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड और इस हाइड्रोजन बॉन्ड में अंतर है। क्या अंतर है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का पढ़ाया था, एक इंट्रामोलेकुलर और एक इंटरमोलेकुलर। एक पढ़ाया था इंट्रामोलेकुलर और एक इंटरमोलेकुलर। ये इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रा एक ही मोलेकुल में 2 एटम के बीच में बन रहा है, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब तुम समझदार हो, समझो यार, बॉइलिंग पॉइंट वहां ज्यादा होती है जहां एक कंपाउंड का 2 मोलेकुल के बीच का स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, समझ करो, मैं एक मोलेकुल, मेरे जैसा एक और मोलेकुल, अब मैं उस आदमी के साथ कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाऊं, इससे बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? अब यहां क्या है, ये मोलेकुल के अंदर में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब जैसे मैं हाथ मिलाता मेरे जैसे एक दूसरे आदमी से, और यहां क्या हो रहा है, यहां हाथ मिल रहा है, लेकिन मेरे ही दोनों हाथों के बीच में हाथ मिल रहा है। तो अगर मेरे ही दोनों हाथों के बीच में हाथ मिल रहा है तो मैं जो हाथ किसी दूसरे आदमी से मिला पाता मेरे जैसे से, उसके चांसेस घट गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने हाथों के बीच में ही हाथ मिला लिया। तो जहां हम कह सकते हैं इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां बॉइलिंग पॉइंट को घटाने की वजह है। अरे मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है, तो ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, ये इंट्रामोलेकुलर हो गया। अच्छा, और थोड़ा सा मैं चपटा करके लिख रहा हूं, आप समझेंगे। ये पैरानाइट्रोफेनॉल है और एक दूसरा मोलेकुल लेके आ रहे हैं हम, वो भी पैरानाइट्रोफेनॉल। थोड़ा समझदार बनो, स्पेस कम है, थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं। अब यहां क्या है, एक मोलेकुल के OH और NO2 के बीच में दूरी बढ़ गई, पैरा पोजीशन पर दूर हो गया, तो ये एक मोलेकुल का OH और O जो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था वो नहीं बना पाएगा। तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहां एक ही मोलेकुल के O और N के बीच में, O और H के बीच में नहीं बनेगा, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनेगा, ऐसे। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इंटरमोलेकुलर है। ये इसका एक मोलेकुल, इसी का दूसरा मोलेकुल, 2 मोलेकुल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और यहां क्या हुआ, एक ही मोलेकुल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है बताओ?
ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है सर? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटर है, इंटरमोलेकुलर है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अरे समझ में आया? तो ये दो मोलेकुल को जोड़ रहा है एक तरह से। तो ये जहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहा है वहीं ये बॉइलिंग पॉइंट घटा रहा है, नजदीक होने की वजह से इंट्रा कर ले रहा है। इसलिए पैरा नाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल ज्यादा वोलेटाइल है, पैरा नाइट्रोफेनॉल कम वोलेटाइल। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में ज्योमेट्रिकल खत्म हो जाएगा, हम लोग स्टेबिलिटी से बात करेंगे। काफी चर्चा की आज हमने डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।